नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सब्जेक्ट है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जो उसके कंटिन्यू लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बात किया था, उसकी हिस्ट्री देखा था और उसका लेक्चर आप चाहें तो प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहां से जाके देख सकते हैं। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि यहां से अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो थ्रू आउट सी प्रोग्रामिंग लिखते टाइम आप गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। किस स्ट्रक्चर में आपको सी प्रोग्राम लिखना है। चलिए, तो सबसे पहला जब हम स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट में दिया गया। इस पांचों पॉइंट को आप ध्यान से बहुत समझ लीजिए। पहला पार्ट है डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हम कमेंट सेक्शन भी कहते हैं। मतलब कुछ हम कमेंट लिखना चाहें या कुछ नोट लिखना चाहें तो वहां पे लिख सकते हैं। इस टाइम डॉक्यूमेंटेशन या कमेंट पे कभी भी कंपाइलर इसको चेक नहीं करता, इसमें कोई भी एरर नहीं देता। देखिए वहां पे व्हाट डज प्रोग्राम डज, ऑप्शनल बट गुड फॉर प्रैक्टिस। मतलब ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अभी आगे जब एग्जांपल में आएंगे तो समझ में आएगा किस तरीके से हम लिख सकते हैं। सेकेंड आता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ध्यान दीजिए, किसी भी सी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम प्री प्रोसेसर लगाते हैं, जो होता है हैश इंक्लूड या हैश डिफाइन। ये दो तरह की जो कीवर्ड है, इसको हम लिखते जरूर हैं, क्योंकि यहां से ही आपकी सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो जाती है प्री प्रोसेस के लिए। मतलब हैश इंक्लूड लगा के कुछ हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, हैश डिफाइन करके कुछ हम बेसिक वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हम यूज यहां करेंगे हमेशा कमेंट के डॉक्यूमेंटेशन पार्ट के नीचे। हालांकि ऑप्शनल है, अगर हम इसको नहीं लिखते हैं तो फर्स्ट लाइन हमारा यही हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है ग्लोबल वेरिएबल। कुछ ऐसे वेरिएबल डिक्लेयर करने होते हैं या कांस्टेंट होते हैं जो थ्रू आउट प्रोग्राम, अगर सपोज करो प्रोग्राम 500 लाइन की, 1000 लाइन के हैं, तो थ्रू आउट प्रोग्राम इसकी एक्सेसिबिलिटी होगी। मतलब यहां पर अगर डिक्लेयर करते हैं ग्लोबल, तो थ्रू आउट प्रोग्राम ग्लोबली हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है पॉइंट फोर्थ में मेन फंक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सी प्रोग्राम का स्टार्ट यहीं से माना जाता है कि हमेशा जब कंपाइलर रन करता है तो मेन से ही स्टार्ट करता है एग्जीक्यूट करना प्रोग्राम को। तो मेन फंक्शन हर प्रोग्राम में केवल एक ही बार आएगा और वो हमेशा लिखा जाएगा ऐसे मेन फंक्शन, मेन की तरह। और इसके बाद जस्ट आता है ओपनिंग करली ब्रेस और एक क्लोजिंग करली ब्रेस। इस टोटल प्रोग्राम का मेन की बॉडी कहा जाता है कि इसके अंदर ही आपकी प्रोग्रामिंग कही जाएगी। इसके अंदर क्या क्या लिख सकते हैं आप? इसके अंदर लोकल वेरिएबल हो सकता है, जैसे आप ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल मतलब क्या है? थ्रू आउट प्रोग्राम एक्सेसिबिलिटी। लेकिन लोकल वेरिएबल की क्या एक्सेसिबिलिटी है? इस करली ब्रेस के अंदर ही, इसके बाहर इसको हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे लोकल वेरिएबल आ जाएगा। इसके बाद स्टेटमेंट या इंस्ट्रक्शंस या कोई फार्मूला आप लगा रहे हैं तो फार्मूला आ जाएगा, स्टेटमेंट आ जाएगा, कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ आ जाएगा। इसके बाद लास्ट में एक रिटर्न स्टेटमेंट देना होता है। रिटर्न स्टेटमेंट जनरली दो तरह के होते हैं, या तो जीरो होगा या फिर जीरो के अलावा कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगा। जीरो का मतलब होता है कि सक्सेसफुली प्रोग्राम रन कर गई है और आपकी रिटर्न कर रही है जीरो। अगर जीरो के अलावा कुछ भी वैल्यू आता है मतलब कि प्रोग्राम में एरर है। और लास्ट पॉइंट पे आता है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस, अभी हम फंक्शंस भी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे मेन फंक्शंस है, ये मेन फंक्शन है, तो ये मेन फंक्शंस यूजर डिफाइंड नहीं है, ये कंपलसरी है। ऐसे ही हम यूजर डिफाइंड फंक्शन ला सकते हैं, जिसका हम यहाँ प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम बीच में कहीं पे हम यूज कर सकते हैं। इसको हम आगे जब आएगा फंक्शन पार्ट में आएंगे तो और डिटेल में समझेंगे। तो मतलब यही आपके 5 पॉइंट है। कौन कौन से? डॉक्यूमेंटेशन, ग्लोबल प्री प्रोसेसिव डायरेक्टरी, ग्लोबल डिक्लेरेशन, मेन फंक्शंस के अंदर लोकल वेरिएबल्स, स्टेटमेंट, इसके बाद रिटर्न, और मेन फंक्शन के बाद लास्ट में फंक्शंस आएगा जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा। जैसे हम और आप एक फंक्शन बना ले अपने से, वो फंक्शन बना के हम यहाँ यूज कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देखेंगे तो बहुत समझ में आ जाएगा क्लियरली आपको। और देखिए एग्जांपल, आइए देखिए एग्जांपल है। देखिए यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है एज के लिए, कि आप अपना एज प्रिंट करना चाहते हो, कि हम चाहते हैं कि हम अपना सिस्टम पे इनपुट दे हमारा एज इतना है और स्क्रीन पे लिख के आ जाएगा है आई एम इतने 20 ईयर ओल्ड, 25 ईयर ओल्ड लिख के आपका आ जाए। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ पे मैंने बोला था ना आपका कमेंट आ सकता है और कमेंट नहीं भी आ सकता। तो इस प्रोग्राम में देखिए कमेंट नहीं लिखा हुआ है,
यहाँ से प्रोग्राम शुरू करें तो कमेंट यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ये फाइल नेम है, जब हम प्रोग्राम सेव करते हैं ना तो आप किसी नाम से फाइल को सेव करते हैं, यहाँ से फाइल सेव करने का नाम दिया है hello_age.c नाम से। डॉट सी क्यों लिखा जाता है? क्योंकि सी का प्रोग्राम कर रहे हो तो डॉट एक्सटेंशन, यहाँ पे डॉट सी एक्सटेंशन ही कंपलसरी है। कोई भी सी प्रोग्राम लिखेंगे तो उसको आप एक नाम देंगे, नाम के साथ डॉट सी लगा के तभी सेव करेंगे तो वह प्रोग्राम रन करेगा, अदरवाइज रन नहीं करेगा। तो यहाँ पे hello_age.c नाम का हम फाइल बनाए हैं, उसके अंदर हमें प्रोग्राम लिख रहे हैं। इसमें देखिए तो हमने कमेंट सेक्शन, जो डिक्लेरेशन था कमेंट पार्ट नहीं है, डायरेक्टली प्री प्रोसेसिंग डायरेक्टली स्टार्ट किया हैश इंक्लूड stdio.h। ध्यान दीजिए stdio.h का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। डॉट एस का मतलब क्या होता है? हेडर फाइल। तो जब हम सी का कंपाइलर सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम बहुत सारे हेडर फाइल ऑटोमेटिक वहां पे इंस्टॉल हो जाते हैं। अब वहां से इस studio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को कॉल कर रहा है इस प्रोग्राम में। इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर दो फंक्शंस जनरली होते हैं, प्रिंटफ और स्कैनअप। प्रिंटअप मतलब आउटपुट देने के लिए, स्कैनअप मतलब इनपुट लेने के लिए। तो ये लाइन लगाने से क्या होगा? अब आपका जो प्रोग्राम है यहां से यहां तक मेन प्रोग्राम, ये कुछ इनपुट ले सकता है और आउटपुट दे सकता है। क्यों? क्योंकि इस प्रोग्राम में हम कहीं न कहीं या तो प्रिंटअप या तो स्कैनअप का यूज करेंगे। अगर प्रिंटअप कहीं लिखा हुआ आएगा मतलब आउटपुट, और स्कैनअप कहीं लिखाना मतलब आता मतलब यहां पे हम इनपुट लेंगे। क्लियर है? चलिए अब यहां से देखिए मेन फंक्शन आया। मेन फंक्शंस, वन मैंडेटरी फंक्शन एग्जीक्यूशन स्टार्ट हियर। ये एक ही बार आएगा थ्रू आउट प्रोग्राम, एक ही बार आएगा यहाँ पे और थ्रू आउट प्रोग्राम ये काम करेगा मेन फंक्शंस। तो यहाँ पे हमने देखिए लिखा हुआ इंटीजर मेन। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे इंटीजर एक रिटर्न टाइप है, इसको हम कहते हैं रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। और यहाँ है मेन फंक्शंस, मतलब कि जो मेन फंक्शन रिटर्न करेगा वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। जैसे मैंने बताया अभी, या तो जीरो या तो कोई अदर वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो सारे वैल्यू इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए यहाँ पे इंटीजर लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद आप क्या आ गया? इसके अंदर देखिए यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल भी नहीं था, जो ग्लोबल वेरिएबल ऊपर हम बता रहे थे वो भी नहीं है, वो भी ऑप्शनल होता, जरूरी नहीं होता। अब इसके अंदर आया दो, यहाँ पे देखिए ओपनिंग करली ब्रेस, क्लोजिंग करली ब्रेस के अंदर आया एक डेटा टाइप्स जो इंटीजर है। यहाँ पे वेरिएबल बनाया एज नाम का, वैल्यू कितना लिया? 19। ध्यान दीजिए यहाँ पे एज और 19 जो है ना, ये जो इंटीजर है आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन क्या आता है मैं आपको बता दूं। देखिए जैसे ए वाई लाइन लिखते हैं ना, अब इस वाई लाइन लिखिए, यहाँ पे तीन चीज है। एक तो इंटीजर मतलब डेटा टाइप्स है, मतलब डेटा किस टाइप का होगा, डेटा किस टाइप का होगा? इंटीजर। ठीक है, इंटीजर मतलब कोई भी पॉजिटिव है निगेटिव वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू कुछ भी हो सकता है इंक्लूडिंग जीरो। इसके बाद एज, एज एक नाम लिया वेरिएबल, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। मतलब कि अब ये क्या करें, जैसे लाइन लिखेंगे, सपोज करो कि आपका कंप्यूटर में कहीं मेमोरी है, मेमोरी क्या होता है? ब्लॉक्स में होते हैं, सेल में, ब्लॉक में। तो वहां पे एक ब्लॉक मेमोरी ले लेगा, इसका नाम दे देगा एज। इंटीजर जनरली लेता है 4 बाइट, 4 बाइट स्पेस लेता है, तो एक 4 बाइट की स्पेस मेमोरी में रिजर्व कर लेगा और उस स्पेस को, उस रिजर्व वाले का नाम क्या दे देगा? एज। और यहाँ पे वैल्यू कितना स्टोर कर लिया? 19। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है इसका। इसके बाद प्रिंटफ, प्रिंटफ मतलब इनपुट या आउटपुट, मैंने अभी बताया था। प्रिंटफ मतलब आउटपुट देना, स्कैनअप मतलब इनपुट लेना। तो यहाँ पे स्कैनअप का यूज नहीं किया है, केवल प्रिंटफ का यूज किया है। प्रिंटफ मतलब आउटपुट देगा, आउटपुट क्या देगा? आई एम, ध्यान देना यहाँ पे प्रिंटफ लिखा आई एम %d। %d एक मॉडिफायर होता है, मॉडिफायर स्पेसिफायर होता है जो इंटीजर केस में काम करता है। जैसे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू है, अगर इस वैल्यू को मुझे उठाना होगा तो हम यहाँ पे %d लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई दशमलव वाला नंबर होगा तो यहाँ पे %f लग जाएगा। मतलब जिस टाइप का वैल्यू होगा उस टाइप से यहाँ पे नोटेशन चेंज हो जाता है। तो यहाँ फिलहाल इंटीजर है तो हमने ले लिया %d, और यहाँ पे ईयर्स ओल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो %d है ना, यहाँ पे वैल्यू कहां से उठाएगा? इस एज से। एज के पास कितनी वैल्यू थी? 19। तो आपका स्क्रीन पे आउटपुट क्या आ जाएगा? स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट कर देगा ऐसे, आई एम 19 ईयर्स ओल्ड।
ठीक है। और स्लैश यानी मतलब होता है न्यू लाइन, यहां से तुरंत आपका कंपाइलर नए लाइन पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो प्रिंट किया। इसके बाद देखिए क्या आ रहा है, रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो मतलब कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया था, कोई भी एरर नहीं आया था। अगर कोई एरर नहीं आएगा तब यहाँ पे जीरो आता है, अगर कोई एरर आएगा तो कोई जीरो के अलावा कोई भी इंटीजर वैल्यू आ सकता है, और उसी केस में यहाँ पे एरर शो करेगा और यहाँ पे प्रिंट नहीं करेगा। जीरो आते ही ये समझ जाएगा कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया है, आउटपुट हम सक्सेसफुली दे रहे हैं, अब हम रिटर्न कर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फंक्शंस का रोल नहीं है, जो लास्ट में हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात किया था वो इसमें फिलहाल अभी नहीं है, जब आएगा तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक चीज और इस प्रोग्राम में देखना, इस प्रोग्राम में देखेंगे तो यहाँ ये तो पार्ट प्रोग्राम का है, देखिए ये वाला पार्ट क्या है, ये प्रोग्राम का है। ठीक है, इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं लिखा हुआ है, कमेंट कोई नहीं दिया हुआ था, ना तो कोई डिक्लेरेशन था, लेकिन हर लाइन के सामने देखिए यहाँ पे डबल स्लैश करके स्टेटमेंट लिखा गया है। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है डबल स्लैश लिखने का, मतलब क्या होता है, सिंगल लाइन कमेंट। मतलब हम किसी भी प्रोग्राम के पार्ट में या प्रोग्राम कहीं बीच में अगर डबल स्लैश करके कुछ भी लिखते हैं तो एक तरह से इसको डिफाइन करने के लिए, या कोई फार्मूला लिख दिया तो फार्मूला को डिफाइन करने के लिए, या उसको स्टेटमेंट उसको समझने के लिए लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे कंपाइलर कोई भी एरर चेक नहीं करता, ये केवल आपको समझने के लिए होता है कि हाँ ये जैसे ए वाई लाइन, इस वाली लाइन सामने लिख दिया कि मतलब इस लाइन का मीनिंग क्या है, हमने यहाँ पे कमेंट में बता दिया। ऐसे इस लाइन का मीनिंग क्या है, यहाँ पे हमने कमेंट में बता दिया। तो ये सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम ये यूज करते हैं। अगर मल्टीपल लाइन कमेंट लिखना है तो मल्टीपल लाइन के लिए हम लिखते हैं स्लैश स्टार, फिर हम कई लाइन कमेंट लिखते हैं, फिर लास्ट में स्टार स्लैश से इसको क्लोज करते हैं। इसके बीच में कितना भी लाइन हो वो पूरा कमेंट सेक्शन की तरह आ जाता है। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करके देखना चाहें तो रन करके भी देख सकते हैं, कैसे देखिए। और हम कंपाइलर यूज करेंगे ऑनलाइन कंपाइलर समझने के लिए। देखिए एक ऑनलाइन कंपाइलर है जो कि आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है, न तो कोई आपको डाउनलोड करना है कुछ भी सॉफ्टवेयर, डायरेक्टली ऑनलाइन जाएंगे onlinegdb.com, इस पे भी प्रोग्राम को आप रन कर सकते हैं इजीली। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिख के आएगा साफ साफ कि यहाँ पे सी प्लस प्लस पाइथन PHP ये सारे प्रोग्राम आप यहाँ पे रन कर सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे हम सी लैंग्वेज तो सी लैंग्वेज की सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्रोग्राम लिख सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम लिखा हेलो वर्ल्ड का, तो हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम, अगर इसी प्रोग्राम को हम रन करें तो यहाँ देखिए रन लिखा हुआ है, यहाँ पे हम रन पे जाएंगे तो रन करेंगे, देखिए यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे ही जो अभी हमने प्रोग्राम आपको समझाया, देखिए ये प्रोग्राम था जो अभी हमने वहां समझाया। यहाँ से वाली लाइन हटा दीजिए क्योंकि ये फाइल का नेम है, नेम यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, नेम तो फाइल सेव करने के लिए लिखा जाता है, तो यहाँ पे हम इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वही सेम प्रोग्राम आ गया हैश इंक्लूड स्टूडेंट.h। देखिए एक कमेंट की तरह है, तो कमेंट हमेशा आपको यहाँ पे इसी कलर में दिखेगा, इस अगर सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो, इस वेबसाइट का यूज करते हैं तो। बाकी आप देखिए ये प्रोग्राम वही है। अब इसको रन करेंगे, ध्यान दें कंपाइलर इन सबको चेक नहीं करेगा क्योंकि ये सिंगल लाइन कमेंट है, केवल इसको चेक करेगा। देखिए क्या चेक करता है, हमने क्लिक किया रन पे, सक्सेसफुली रन किया, देखिए वही आउटपुट आया आई एम 19 ईयर ओल्ड। ठीक है, इसके अलावा हम आपको बता दें कि सी प्रोग्राम 3 तरीके से हम रन करने के लिए बताएंगे आपको। एक तो जीसीसी कंपाइलर जो कि सबसे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट कंपाइलर है, जो आपको काफी चीज समझने में मदद करेगा। दूसरा कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर का यूज करके बताएंगे, जहां पे हम कोड ब्लॉक में जैसे प्रोग्राम लिखते हैं लिख के रन कर सकते हैं। तीसरा ऑनलाइन वाला आपने यहाँ पे देख ही लिया, तो आपको तीनों बताएंगे, तीनों में जो सबसे इजी होगा आप उसी को लेके चल सकते हैं। तो इस तरह से प्रोग्राम रन हो गया। बाकी इन सब का और डिटेल जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेंगे ना, हर चीज आपको और क्लियर होता चला जाएगा। तो अब देखिए इसको, अब लाइन बाय लाइन समझिएगा और समझ में आ जाएगा। देखिए हैश इंक्लूड मैंने बताया था किस लिए, std.h। प्री प्रोसेस डायरेक्टली है स्टार्ट विथ हैश नो सेमीकोलन, मतलब कोई भी फुल स्टॉप सेमीकोलन लास्ट में आपको नहीं लगाना। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी इसके बाद फुल स्टॉप सेमीकोलन नहीं लगा हुआ है, मेन के बाद नहीं लगा है, लेकिन जितने स्टेटमेंट होंगे, जैसे स्टेटमेंट है, ए स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है, इन सब के बाद आपको सेमीकोलन एक लगाना कंपलसरी है, जो कि बताता है कि एंड ऑफ स्टेटमेंट हो चुका है। समझ गए। दूसरा जो हैश इंक्लूड हमने यूज किया, ये हेडर फाइल std.h, ये किसके लिए होता है, प्रिंट अप स्कैन अप। 2 फंक्शंस होते हैं जो ऑलरेडी इसका मीनिंग डिफाइन होता है इसके अंदर, हमने इसको कॉल कर लिया। कॉल करते ही ये फंक्शन क्या काम करेगा, ध्यान दीजिए। प्रिंट अप मतलब होता है आउटपुट, स्कैन अप मतलब होता है इनपुट। मतलब सी प्रोग्राम से कुछ आउटपुट लेना है तो हम
प्रिंटअप फंक्शन का यूज करेंगे, इनपुट लेना है तो स्कैनअप फंक्शन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे धीरे धीरे आगे आपको एक एक चीज समझ में आते चला जाएगा। देखिए इंटीजर मेन आ गया, इसके बाद इंटीजर मेन ही था। इंटीजर मेन एक एंट्री पॉइंट है। इंटीजर मीन्स होता है रिटर्न से होल नंबर टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। एवरी एग्जीक्यूटेबल सी प्रोग्राम मस्ट हैव एग्जैक्टली वन मेन। किसी भी सी प्रोग्राम में आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि कितने मेन फंक्शन हो सकते हैं, तो आप हमेशा बोलना एक ही होना चाहिए और केवल एक ही बार होना चाहिए। नो तो मोर देन वन होगा, न तो जीरो होगा, एटलीस्ट एक तो चाहिए मेन फंक्शन, और वही केवल एक ही बार होगा। करली ब्रेस आपको बॉडी बताता है, ब्लॉक बताता है प्रोग्राम कहां से कहां तक किसके बीच में हम प्रोग्राम लिख रहे हैं। एवरी स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट इनसाइड लिखा हुआ है उसको हम सेमीकोलन या इससे हम टर्मिनेट करेंगे। अगर टर्मिनेट नहीं करेंगे तो वहां पे एरर आएगा। रिटर्न जीरो जो कि बताता है प्रोग्राम फिनिश विदाउट एरर, मतलब कोई भी प्रोग्राम में एरर नहीं है, सक्सेसफुली रन कर गई है। कमेंट देखिए डबल स्लैश से स्टार्ट सिंगल लाइन कमेंट होगा। अगर हम इस तरह का यूज करेंगे मतलब बैक स्लैश स्टार्ट फिर कई सारे लाइन में हम कमेंट लिखेंगे फिर स्टार्ट स्लैश करेंगे तो क्या होगा, मल्टी लाइन कमेंट यहां पे हम हो सकता है जो कि इग्नोर्ड बाय कंपाइलर होता है। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंपाइलेशन की बात करेंगे कि सी प्रोग्राम में कैसे हम प्रोग्राम कंपाइल करते हैं, क्या क्या पार्ट हो सकता है। और एक चीज बता दें इन्फॉर्मेशन आपको कि यहाँ पे ना आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा जहाँ पे जीसीसी और कोड ब्लॉक का इंस्टॉलेशन प्रॉपर्ली बताया गया है, वो आप इंस्टॉल कर लीजिए वीडियो देख के, जिससे क्या होगा कि आगे जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो आपको बहुत इजी होगा कि हम कौन से कंपाइलर पे प्रोग्राम रन करें। किसी एक को भी आप चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू सो मच।